हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। आज मैं आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिक पढ़ाने वाला हूं। और उपसह संयोजन यौगिक में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा आज वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत, जो कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी इस वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जब दो सरल पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके कोई जटिल पदार्थ बनाते हैं और वो पदार्थ आपस में उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे आप ले सकते हो CuSO4 कॉपर सल्फेट का जब क्रिया हम अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया के जलीय विलयन में करवाते हैं, तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है। देखिए क्या प्राप्त होता है हमें, यहाँ पर CuNH3 और यहाँ पर हो जाएगा SO4। यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ टेट्राएमीन। क्या प्राप्त हुआ? टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त होता है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया कि जब दो सरल पदार्थ जैसे CuSO4 और अमोनिया की रासायनिक क्रिया कराई गई, जब दो सरल पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं जटिल पदार्थ या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, कौन से बॉन्ड द्वारा? कोऑर्डिनेट मतलब उपसह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से इस जटिल पदार्थ को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। समझ में आया? दोबारा सुनिए। जब दो सरल पदार्थ जैसे CuSO4 अमोनिया आपस में रासायनिक संयोग करके कोई जटिल पदार्थ बनाते हैं, जैसे टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट बना रहे हैं, तो यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, यानी कि इसमें उपसह संयोजन जो बंध पाया जाता है, उसी बंध के कारण इस यौगिक को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और एक चीज, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी खासियत यह होती है कि जब इनको आयनित किया जाता है तो इनमें एक संकर आयन बनता है और एक नॉर्मल आयन बनता है, और जो अपने आयनों में अपघटित होकर भी अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं। इसका आशय यह हो गया कि अन्य कंपाउंडों में आप लोगों ने देखा होगा कि वह जिन आयनों से मिलकर बने होते हैं, जब वो टूटते हैं तो गुण की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने गुण की जो अपने कंपाउंड है उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको खो देते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो जब आयनों में वियोजित होते हैं, वैसे तो होते बहुत कम है लेकिन जो होते भी हैं तो अपने जो कंपाउंड है उसके गुण को खोते नहीं है, अपना अस्तित्व जलीय विलयन में भी बनाए रखते हैं। उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है वर्नर सिद्धांत। क्या कहा जाता है? वर्नर सिद्धांत कहा जाता है। अब इस वर्नर सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो सुनिए ध्यान से। हम यहां हेडिंग डाल दें वर्नर सिद्धांत। क्या डाल देते हैं हेडिंग? वर्नर थ्योरी। आप इसको चाहे वर्नर थ्योरी कहिए चाहे वर्नर सिद्धांत कहिए। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्नर साहब ने बताया कि जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उसमें जो मेटल होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, इसको कहा जाता है सेंट्रल एटम। क्या कहा जाता है? सेंट्रल एटम। यह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब जैसे यह जटिल यौगिक है, अब यह जटिल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो कॉपर है जिसको आप सेंट्रल एटम कहते हो, यह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और एक और संयोजकता प्रदर्शित करता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी।
अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये आयनाइजेबल होता है, यानी कि आयनित हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कॉपर है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वह कॉपर की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगी। क्या होगी? वह कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। समझ में आ रही बात? और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इस सेकेंडरी वैलेंसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इस कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो इस कॉपर की वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। अब मैं आपको सिंपल समझाऊं अगर जो, तो वर्नर साहब ने इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए बताया कि जो उपसय संयोजन यौगिक होते हैं यह दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और ये संयोजकताओं दोनों संयोजकताओं द्वारा यह कॉपर क्या होता है, इसको संतुष्ट करता है इस यौगिक को। देखिए कैसे, जो प्राइमरी वैलेंसी है, जैसे हम आसान सा एक ले लेते हैं जिसको आपने जिस यौगिक का नाम सुना है K4FeCN6, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आपको मैं बता दूं, जो आयरन की अगर जो आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है तो आपको निकालना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने 11th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने कैसे निकाला होगा कि इसको हम मान लेते हैं यक्स, प्राइमरी वैलेंसी भी हम निकाल रहे हैं तो हम इसको मान लेंगे यक्स, इसको यक्स मान लीजिए। अब यहां पर K4 है, यानी कि 4 गुणे, अब K की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है या संयोजकता होती है वो 1 होती है, कितनी होती है? +1, तो 4 1 जा 4, यक्स फिर प्लस, अब Cn पर एक माइनस चार्ज होता है, आप सबको पता है, और यहां पर 6 है तो 6 गुणे -1, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर 4 एकम 4 या 4 1 जा 4, जो भी आप समझते हो। अब उसके बाद +x + 6 1 जा 6। अब यहां आप देखिए प्लस और माइनस, तो यहां हो जाएगा क्या? माइनस हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब इसका टू क्या हो जाएगा? 0। अब आपने क्या देखा कि 4 + x बराबर क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। भाई ये इधर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अरे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अच्छे से लिख दें, नहीं तो आप कहोगे सर आपने क्या कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या होगा कि यक्स यहां रहेगा, ये यक्स है, अब ये प्लस इधर आएगा तो 6 - 4 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा +2। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +2। यही हो गई उपसय संयोजन यौगिकों में कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी तो शो कर ही रहा है यह कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तथा वर्नर जी ने कहा एक और वैलेंसी शो करता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो देख लीजिए, ये आपकी ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। दोबारा हम लिख दे रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो वर्नर साहब ने बताया था कि यह जो उपसय संयोजन यौगिक होते हैं इसमें जो कॉपर होता है, जो मेटल होता है, यहाँ पर कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी डी ब्लॉक का मेटल हो सकता है, वह क्या कहते हैं, दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी उस मेटल की जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो इस मेथड द्वारा आप निकाल सकते हैं, जो कि आप 11th में निकाल चुके हो, बहुत ही आसान है। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी बचती है आपकी, उसको मैं एक बार बता देता हूं, अगर जो आप लोग को इसको नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, सेकेंडरी वैलेंसी में बताता हूं कैसे निकालते हैं। अब देखिए, मिटा रहे हैं, ठीक। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है देखिए, तो अब अगर जो देखा जाए तो SECONDARY सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता भी इसको कहा जाता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या इसी को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या होता है। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी का, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब यह होता है कि उपसह संयोजन यौगिक में जो सेंट्रल एटम होता है वह किसी उपसह संयोजन जो अणु है या परमाणु है या आयन है उसके द्वारा कैसे जुड़ा होता है। तो देखिए, इसको अगर जो हम देखा जाए, हम लोग देखें तो Cu यहां पर है, तो यहां पर NH3 और यहां पर भी NH3, और बता दें यहां पर भी NH3 और यहां पर भी NH3। और आप सबको पता है कि NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहां ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा यहां लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन ना हो।
हटा दो इसको, इसको नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यह देखा, ठीक है, Cu, अब देखिए NH4 है, NH3 4 बार है, 1 2 3 4 4 हो गए, टेट्रा है, और एक कॉपर बीच में है। अब यहाँ क्या कर देंगे, अब इसको आप ध्यान से जरा देखिए कि इसमें जो कॉपर है, अब ये जो NH3 है इसको हम लिगैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगैंड। वह परमाणु अणु या आयन जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसे हम कहते हैं लिगैंड। उसे हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, लिगैंड। तो ये जो NH3 ये लिगैंड है। अब ये लिगैंड इस कॉपर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, वही इस कॉपर की जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अब ये कॉपर कितने पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो इस कॉपर की कोऑर्डिनेशन या सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, वैलेंसी वो होगी आपकी 4। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं, फिर आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आ जाए। मिटा के मैं दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, बहुत छोटा है तो इस वजह से बार बार मिटाना पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। जिन लोगों को बहुत ही कठिन लगता हो, देख लीजिए दोबारा। तो सेकेंडरी वैलेंसी हम एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं K4 FeCN6। ये आपको समझाने के लिए मैंने बार बार ये आसान से एग्जांपल ले रहा हूं, जिसको आप सुन रखे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें जो आयरन है, इससे 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कैसे जुड़े, एक आप यहां बना दीजिए, CN एक यहां बना दीजिए, CN एक यहां बना दीजिए, CN, ठीक है। अब एक पेयर ये दिया, एक पेयर ये दिया, एक पेयर ये दिया, एक पेयर ये दिया, एक पेयर इसने दिया, एक पेयर इसने दिया। तो अगर जो देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता ही होता है, आपको पता है। तो अब इसमें से साइनाइड ग्रुप ने क्या किया, जो कि एक लिगैंड है। क्या है, एक लिगैंड है, आप सबको पता है, तो मैंने चल लगा। तो ये सब लिगैंड है। इन्होंने एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, किसको, आयरन को दिया। अब कितने पेयर दिए, 1 2 3 4 5 6। तो आयरन की अगर जो देख लिया जाए, आयरन की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है बराबर कितनी है, 6। कितनी हो गई, 6। और इसी को सेकेंडरी वैलेंसी, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। तो वर्नर जी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसको वर्नर सिद्धांत कहा जाता है। वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही जो मेटल एटम होता है या जो सेंट्रल एटम होता है उपसहसंयोजन यौगिक का, वह 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी उस धातु की, जैसे इसमें यह है ना, ये धातु, ये इसमें कॉपर है, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड में क्या है, आयरन है, और इसमें टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है। तो ये दोनों जो है 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहले वाले को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे वाले को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। इसके लिए आप इसको यक्स मान लोगे, बाकी इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख के सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही होती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जिसको आप कहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो। इसको निकालने के लिए बस आप इतना देखिए, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए कि ये जो मेटल है, इस केंद्रीय धातु के साथ कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। लिगैंड मतलब ये जो साइड में दिया है उसको लिगैंड कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वही लिगैंड होता है। जैसे यहाँ पर 6 साइनाइड है, तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पर 4 NH3 है, ये उदासीन भी हो सकते हैं जो लिगैंड होते हैं, ठीक है। तो ये 4 है यहाँ पर, तो इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी, 4। मैं श्योर हूं कि आपको यह बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो इस तरीके से उपसहसंयोजन यौगिक के गुणों की व्याख्या भी हो गई कि कैसे जो इसमें संकर आयन जो बनते हैं वो कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और संकर आयन अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं। इस वजह से इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो इस बार इसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और जिन बच्चों को ये समझ में आया है और उसके बाद में अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज वो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें कि सर वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।